शंभू पकौड़ों का ठेला लगाता था। रोजाना की कमाई से उसके घर का खर्च चल रहा था। पर कुछ दिनों से शंभू बहुत परेशान था और फिर एक दिन मकान मालिक अपना किराया मांग रहे हैं। बोल रहे थे 1 हफ्ता ऊपर कर दिया। क्या करूं? पहले ठेले पर पकौड़े बेचकर अच्छी कमाई हो जाती थी, पर अब तो कमाई के नाम पर मुश्किल से 100-150 रुपए कमा रहा हूँ। लागत इतनी लग जाती है और कमाई बिल्कुल भी ना के बराबर। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं कितने दिनों से पूछ रही हूँ, तुम मुझे कुछ बताते ही नहीं हो। पकौड़े भी बढ़िया बनाते हो, महंगा सामान हम खरीदते हैं, फिर कमाई क्यों नहीं हो रही? क्या बताऊं सुजाता, ठेले के सामने पानी पूरी और चाट की नई दुकान खुल गई है। अब तो साथ में वो दुकानदार पकौड़े भी बनाने लगा है। अब किसी के हम हाथ तो रोक नहीं सकते। जब सब कुछ एक ही दुकान में मिल जाता है तो लोग मेरे ठेले से पकौड़े लेते ही नहीं है। तभी तो मेरी कमाई कम हो गई है। लगता है मुझे काम बंद करना पड़ेगा और कोई चारा दिखाई नहीं देता। शंभू पूरी तरह से निराश हो चुका था। शंभू ने सोचा कि क्यों ना पकौड़े बेचने का समय बदला जाए, इसलिए वो शाम की जगह सुबह के समय पकौड़े बेचने लगा। सुबह के समय पकौड़े बेचने से उसकी कमाई में थोड़ा फर्क आया। पर कहते ना, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरों का काम बिगाड़ने की। और ऐसे ही एक सुबह जब शंभू 11 बजे के आसपास पकौड़े बेच रहा था तो उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक भी खड़े थे। सारा नजारा सामने खड़ा चाट पकौड़ी की दुकान वाला संदीप देख रहा था। साथ में उसका नौकर भी खड़ा था। अरे मदन, एक बात बता, ये सामने शंभू पकौड़े वाला तो शाम को पकौड़े का ठेला लगाता था ना, तो ये इस समय क्या कर रहा है? आपको नहीं पता संदीप भैया, शंभू अब सुबह के समय पकौड़े का ठेला लगाने लगा है। उसे पता था ना शाम के समय हमारी दुकान पर भीड़ लगी होती है तो उसकी कमाई नहीं हो पाती, इसीलिए उसने सुबह के समय पकौड़े बेचने शुरू कर दिए हैं। अरे तो इससे तो हमारी दुकानदारी पर फर्क पड़ेगा ना। सुबह के समय लोग पकौड़े खाकर चले जाएंगे तो शाम को तो कोई हमारी दुकान पर आएगा ही नहीं। एक काम करते हैं, कल से हम भी सुबह के समय दुकान पर छोले भटूरे, कचौड़ी, आलू पकौड़े और मिठाइयाँ बेचना शुरू करते हैं ताकि हमारी पूरे दिन कमाई हो। ठीक है संदीप भैया, कल से हम सभी सुबह के समय आ जाया करेंगे। चाट पकौड़े वाले संदीप ने शंभू की देखा देखी सुबह के समय भी दुकान पर खाने पीने की चीजें बेचनी शुरू कर दी। अब बेचारा शंभू और परेशान हो गया, क्योंकि संदीप की दुकान सुबह भी खुलती और शाम को भी। शंभू ने अब पूरी तरह से सोच लिया था कि उसे अब अपना ठेला बंद करना ही पड़ेगा। पर सुजाता बहुत दिमाग वाली थी। शंभू ने जब उसे सारी बात बताई तो वो शंभू से बोली, एक काम करते हैं, हम पकौड़े बेचने का कोई नया तरीका सोचते हैं, कुछ हटकर बनाते हैं। क्यों ना हम पानी के पकौड़े बनाएं? पानी के पकौड़े? वही ना जो गांव में अम्मा बनाया करती थी, जिसमें वो धनिया, पुदीना, इमली का पानी तैयार करके उसमें पकौड़े भिगो दिया करती थी, वही कह रही हो ना? हाँ वही, अम्मा के हाथों के पानी के पकौड़े। पर सुजाता, पानी के पकौड़े तो अम्मा को ही बनाने आते हैं। उनके हाथों में पानी के पकौड़े बनाने का अलग ही स्वाद है। पर अम्मा तो गाँव में है ना, तू तो जानती है अम्मा शहर में नहीं रह पाती है, उन्हें गाँव में रहना पसंद है। हम अम्मा को शहर लाएंगे। जब हम उनसे कहेंगे कि हमें उनकी जरूरत है तो वो मना नहीं करेंगी। एक बार कोशिश करते हैं, और फिर अम्मा अकेली नहीं होंगी, मैं भी उनके साथ तुम्हारे ठेले पर काम करूंगी। मैं जानती हूँ पानी के पकौड़े शहर में लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हम एक और कोशिश करके देखते हैं ना। सुजाता की बातों से शंभू के मन में एक उम्मीद जाग जाती है और वो दोनों अम्मा को लेने के लिए गाँव चले जाते हैं। अपने बच्चों की परेशानी को देखकर हर माँ का दिल चिंता में डूब जाता है। जब शंभू की माँ शांति देवी ने सुना कि शंभू का काम अच्छा नहीं चल रहा और सुजाता ने भी पानी के पकौड़े बनाने की बात कही तो शांति देवी तुरंत मान गई। अपने बच्चों के लिए मैं भला शहर क्यों नहीं जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। और देखना, मैं इतने बढ़िया पानी के पकौड़े बनाऊंगी कि ग्राहक उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अम्मा, हम जानते थे आप हमसे बहुत प्यार करते हो। अम्मा, मैं बहुत परेशान था, अब तुम साथ चलोगी तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। जरूर चलूंगी, चलो मेरे बच्चों, मैं तैयार हूँ। शांति देवी शंभू और सुजाता के साथ शहर आ जाती है। अगले दिन शंभू ने पानी के पकौड़े बनाने का सारा सामान खरीद लिया। शांति देवी शंभू और सुजाता के साथ बाजार पहुंची और ठेले पर पानी के पकौड़े बनाने लगी। शंभू ने अपने ठेले पर बोर्ड बदल दिया और उस पर लिख दिया पानी के पकौड़े। अब लोगों ने जब बोर्ड पर पढ़ा पानी के पकौड़े तो सब एक बार उसका टेस्ट ट्राई करने के लिए ठेले पर रुकने लगे। अगले 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही शहर में पानी के पकौड़े वाली शंभू की अम्मा शहर में मशहूर होने लगी। ये देखकर सामने की दुकान का मालिक संदीप चिढ़ने लगा। उसने अपनी चिढ़न निकालने के लिए अपनी दुकान पर भी पानी के पकौड़े बेचने शुरू कर दिए। देख राजू, मैंने तुझे इसीलिए गांव में बुलाया क्योंकि तू मदन का भाई है। तू मुझे बोल रहा है कि तुझे पानी के पकौड़े बनाने आते हैं। आज तेरा पहला दिन है इतने बढ़िया पानी के पकौड़े तैयार करना कि ग्राहक सामने के ठेले पर जाए ही ना। चिंता मत करो संदीप भैया, मैं बहुत स्वादिष्ट चटपटे पानी के पकौड़े बनाता हूँ। अम्मा, मैंने कहा था ना, ये सामने संदीप बहुत नकलची है। देखो, उसने भी पानी के पकौड़े बनाने के लिए कारीगर रख ही लिया। मुझे तो डर है कहीं वो हमारा ये काम भी न छीन ले। ऐसा कभी नहीं होगा बेटा, जैसे पानी के पकौड़े मैं बनाती हूँ वैसे हर कोई नहीं बना सकता। थोड़ी देर का इंतजार कर, अभी सच सामने आ जाएगा। अम्मा ठीक कह रही है, अम्मा के जैसे पानी के पकौड़े बनाने की विधि किसी को नहीं आती। तुम चिंता मत करो, वो कारीगर अम्मा के जैसे पानी के पकौड़े नहीं बना पाएगा। शांति देवी की बात सच हुई। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक संदीप की दुकान पर पानी के पकौड़े खाने लगा, पर जैसे ही उसने एक निवाला मुंह में लिया, ये कैसे पानी के पकौड़े संदीप भाई, बिल्कुल भी स्वाद नहीं है, किसी काम के नहीं बने हुए, मेरे पैसे वापस दो। पानी में तो बिल्कुल भी चटपटापन नहीं है और पकौड़े भी तेल में भीगे हुए हैं। तुम्हें बनाने का तरीका ही नहीं आया। पिछली बार मैंने सामने पानी के पकौड़े वाली अम्मा से 1 प्लेट खाए थे, मजा आ गया था। मुझे लगा तुम्हारी दुकान की और दूसरी चीजें स्वादिष्ट होती हैं तो पानी के पकौड़े भी बढ़िया ही होंगे, पर नहीं, उन पानी के पकौड़े वाली अम्मा का मुकाबला तुम नहीं कर पाए।
मैं तो वहीं खाने जा रहा हूँ, अब से वहीं खाऊंगा। क्या? अरे अरे रुको तो भैया। राजू, तूने कैसे पानी के पकौड़े बनाए कि ग्राहक गुस्से में चला गया? दिखा मुझे, मैं भी खाकर देखूं। संदीप ने पानी का पकौड़ा खाया और तुरंत मुंह से थूक दिया। वो सचमुच ही बेहद बेस्वादी था। ये क्या बना दिया बे? कैसा स्वाद है ये? अगर ऐसे पानी के पकौड़े बनाएगा तो तेरे चक्कर में मेरे दूसरे ग्राहक जो चाट पकौड़ी खाते हैं वो भी कम हो जाएंगे। तू तो गाँव वापस जा, मैं तुझे काम पर नहीं रख सकता। मदन, इसे तुरंत वापस भेज दे। तभी शांति देवी और सुजाता संदीप के पास आती हैं। संदीप बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। किसी की नकल करना बंद कर दो और जितना करते हो उतने में ही ध्यान लगाओ। तुम किसी का हुनर नहीं छीन सकते। ये पानी के पकौड़े बनाने का मेरा तरीका बहुत अलग है, जो तुम्हारे कारीगर नहीं बना पाएंगे। इसलिए तुम अपना काम करो और हमें अपना काम करने दो। समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। कहीं ऐसा ना हो हमारी नकल करने के चक्कर में तुम अपना काम खराब कर लो। अम्मा ठीक कह रही हैं, अपने काम से काम रखो वरना बहुत पछताओगे। शांति देवी और सुजाता संदीप को सबक देकर अपने ठेले पर वापस आ गई। संदीप समझ गया था कि शांति देवी के जैसे पानी के पकौड़े वहां आसपास कोई नहीं बना सकता, और अगर उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसका दूसरा चलता काम भी ठप हो जाएगा। इसलिए उस दिन के बाद उसने बैर लेना छोड़ दिया। पूरे शहर में पानी के पकौड़े वाली शांति देवी दिन पर दिन मशहूर होती चली गई। शंभू और सुजाता के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी, क्योंकि उनकी माँ जो उनके साथ थी। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है, और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ, और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात यह है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का झूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे झूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर लिया। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है। आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारी कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा बाबा मैं कल से भूखी हूँ,
मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वेराइटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया। इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का और इस पॉपकॉर्न के, तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनिता, अनिता कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? और सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है।